हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो हमने लास्ट क्लास में थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स स्टार्ट की थी जून 11 से। सेक्शन बी का मैंने तुम्हें काम करवा दिया था। सेक्शन बी में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से सवाल कर लिए थे। अब आज हम जो करेंगे थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के सवाल करेंगे जून 2011 सेक्शन सी, है ना। तो सेक्शन सी में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, तो वो हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर अ सिस्टम। ये स्टैटिस्टिकल से है क्वेश्चन। नॉर्मली सेक्शन सी में स्टैटिस्टिकल से ही क्वेश्चंस आते हैं। थर्मो से क्वेश्चंस जो हैं केवल मैंने जहाँ तक देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम सेक्शन बी में ही आते हैं। तो नॉन इंटरैक्टिंग स्पिन्स, ये नॉन इंटरैक्टिंग वर्ड तुम्हें नॉर्मली दिखेगा, इसे डरना मत नॉन इंटरैक्टिंग वर्ड से, है ना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में मतलब हर सवाल में यही वर्ड आपको दिखेगा, इसका इतना कोई ख़ास मतलब नहीं है। मतलब अलग अलग स्पिन ही होती है उनकी। ईच ऑफ विच हैज़ क्लासिकल मैग्नेटिक मोमेंट, हैज़ क्लासिकल मैग्नेटिक मोमेंट। जैसे मैग्नेटिक वर्ड आ जाए ना तुम्हारे दिमाग में, तो इसे बोलते हैं पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये पैरा मैग्नेटिक वाली एक प्रॉब्लम मैंने आपको करवाई थी अनअकैडमी के ऊपर ही करवाई थी ना, स्टैटिस्टिकल वाले कोर्स के अंदर, जिसमें दो तरह की एनर्जी स्टेट हो। जब भी कोई सिस्टम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जाता है ना, तो हमेशा दो तरह की एनर्जी स्टेट में ही टूट जाता है। तो जब भी ये मैग्नेटिक वर्ड आ जाए ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो दो एनर्जी स्टेट में टूट गया। द हैमिल्टोनियन ऑफ दिस सिस्टम। अभी तो आपको हैमिल्टोनियन दिया हुआ है, मतलब एनर्जी आपको दी हुई है, बट अगर नहीं दिया जाए तो भी आपको ये याद रखना है कि एनर्जी उस सिस्टम की क्या होगी जब आपका सिस्टम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की चपेट में होता है, ठीक है ना। इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको दे रखा है उसने, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक, है ना, म्यू आई डॉट एच। तो डरना मत, वो यही होता है हमेशा। वेयर म्यू वेक्टर इज द मैग्नेटिक मोमेंट, द मैग्नेटिक moment of the ith spin। द मैग्नेटाइजेशन पर स्पिन। सवाल ये है द मैग्नेटाइजेशन पर स्पिन at temperature T, at temperature T is। ऑप्शन है आपके पास में। देखो, जब भी इस तरह का कोई आ जाए ना सवाल जिसमें मैग्नेटिक फील्ड वगैरह का कोई रोल हो, तो आप तो सीधा बहुत सिंपल तरीके से दो स्टेट बना दिया करो, एनर्जी स्टेट। ऑप्शन ए है म्यू स्क्वायर एच अपॉन के बी टी। ऑप्शन बी है म्यू कोट हाइपरबोलिक म्यू एच अपॉन के बी टी माइनस
KVT अपॉन म्यू एच, एंड ऑप्शन सी है म्यू साइन हाइपरबोलिक म्यू एच अपॉन KVT, एंड ऑप्शन डी है। अब ये सेक्शन सी है, मतलब 5 मार्क क्वेश्चन है, तो थोड़े लंबे होंगे ये सवाल। सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो छोटे आते हैं, बिकॉज उनका वेटेज कम होता है, इस तरीके से। तो देखो बहुत सिंपल है, जब भी कोई सिस्टम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में होता है ना, तो उसको सोल्व करने का सिंपल ही तरीका होता है कि आप लोग ये मान लीजिए कि उस सिस्टम में 2 प्रकार की एनर्जी स्टेट पाई जाएगी, है ना। 2 प्रकार की एनर्जी स्टेट हमेशा होगी। पहली स्टेट जो होगी वो होगी माइनस म्यू एच एनर्जी की, और दूसरी स्टेट होगी प्लस म्यू एच। हमेशा ऐसा होगा। कुछ पार्टिकल जो है वो पहली स्टेट में होंगे, कुछ पार्टिकल दूसरी स्टेट में होंगे, है ना। सिस्टम में 2 ही स्टेट है और टोटल पार्टिकल्स इन दोनों ही स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, कुछ इस प्रकार से। तो बच्चों बहुत सिंपल बात है कि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इन द यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर n जो है ना, n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिट वॉल्यूम। आप लोग चाहो तो लिख लो व्हाट इज द n, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब यहाँ पर हमारे पास दोनों स्टेट में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिला के कितना हो गया, दोनों स्टेट में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, कैपिटल N। तो N1 पहली स्टेट में पार्टिकल है, N2 दूसरी स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अब मैग्नेटाइजेशन बराबर क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यही तो होता है। तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटाइजेशन, आपने नाम सुना होगा पोलराइजेशन का। पोलराइजेशन क्या होता है, डाइपोल मोमेंट इन द यूनिट वॉल्यूम। इसी प्रकार से मैग्नेटाइजेशन होता है मैग्नेटिक मोमेंट इन द यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो यहाँ पर हम लोग ये बात जानते हैं कि टोटल मैग्नेटिक मोमेंट अगर सभी पार्टिकल का निकालना है तो n मल्टीप्लाई विद द म्यू अपॉन वी, और n अपॉन वी जो होता है वो स्मॉल n होता है, यूनिट ए में नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये रफ काम है जो आपको पहले का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m। अब दोनों स्टेट में अलग अलग पार्टिकल्स हैं, तो रिजल्टेंट जो जाएगा वो हो जाएगा n1 माइनस n2, ये होता है फॉर्मूला रिजल्टेंट, इक्वेशन नंबर 1। अब बोल्ट्जमान, कल ही मैंने आपको समझाया था, बोल्ट्जमान जो होता है उसने कहा था कि अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है किसी भी एक स्टेट में, तो बोल्ट्जमान फैक्टर जो है उसको निकाल के देता है कि किसी भी एक स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, माइनस बीटा ई। माइनस बीटा ई होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर क्या होता है किसी भी स्टेट में माइनस बीटा ई, इस फैक्टर से देता है। ई का वैल्यू अगर माइनस म्यू एच है तो माइनस माइनस प्लस म्यू एच, और बीटा बराबर क्या होता है 1/kt, तो 1/kt। इसी प्रकार से दूसरी स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपको निकालने हैं तो सिमिलर वे में हो जाएंगे। दूसरी स्टेट का जो एनर्जी है वो माइनस म्यू एच है अपॉन kt। अब अगर आपको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है तो वही n बराबर n1 प्लस n2, मतलब a प्लस, तो तुम्हारा a की फॉर्म में आंसर a का वैल्यू निकल जाएगा ना। तो a का वैल्यू कितना हो गया मेरे पास, n अपॉन एक्सपोनेंशियल समथिंग। और आपको पता होना चाहिए कि कोस हाइपरबोलिक थीटा बराबर क्या होता है, एक्सपोनेंशियल थीटा प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा अपॉन 2। इसको यूज़ कर लो तो ये कोस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 कोस हाइपरबोलिक थीटा, मतलब म्यू एच अपॉन kt, सिंपल। अब a का वैल्यू तुम n1 में पुट कर दो, तो जब a का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे n1 में, तो n1 इज इक्वल टू a मतलब n अपॉन 2 कोस हाइपरबोलिक म्यू एच अपॉन kt एक्सपोनेंशियल म्यू एच अपॉन kt। सिमिलरली a का वैल्यू पुट कर दो n2 के अंदर, तो n2 में कितना हो जाएगा n अपॉन
2 साइन हाइपरबोलिक अपॉन के टी, सॉरी साइन कहाँ से, n1 a का वैल्यू तो फिक्स है ना, तो कोस ही आएगा, तो कोस हाइपरबोलिक अपॉन के टी और एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू एच अपॉन के टी। ठीक है, n1 का वैल्यू आ गया, n2 का वैल्यू आ गया। अब आप इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। 1 में मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, म्यू n1 माइनस n2, तो दोनों में आगे वाला फैक्टर तो कॉमन है, तो n1 आगे वाला फैक्टर तो ऐसा कैसे लिख दो, और n1 माइनस n2 का मतलब ये हुआ कि ये n1 का वैल्यू हो गया माइनस n2 का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब वही चीज़ है, साइन हाइपरबोलिक थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे साइन का फॉर्मूला बन गया, तो ये हो गया म्यू एन 2 साइन हाइपरबोलिक म्यू एच अपॉन के टी अपॉन 2 कोस हाइपरबोलिक, 2 से 2 कैंसिल, तो मैग्नेटाइजेशन कितना हो गया, म्यू एन, और साइन अपॉन कोस मतलब कितना हो गया, टेन हाइपरबोलिक, ये लो, ये मेरे पास टोटल मैग्नेटाइजेशन आ गया। अगर मुझे पर पार्टिकल की बात करनी है तो मेरे को पर पार्टिकल निकालना पड़ेगा, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड करना पड़ेगा। सो पर पार्टिकल अगर पूछा जाए तो मैग्नेटाइजेशन अपॉन पर पार्टिकल कितना हो जाएगा, म्यू 10 हाइपरबोलिक म्यू एच अपॉन के टी, ये आपका आंसर है। अब देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है तुम्हारा, पर पार्टिकल मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला, ये वाला ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। हाँ, इस सवाल को करने के अगर और भी मेथड हो सकते हैं, तो अगर तुम्हारे पास कोई मेथड हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर इस सवाल को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। हालांकि ये सवाल मैंने तो इस तरीके से किया है, तो ठीक है, तुम्हारा अगर कोई और तरीका है तुम्हारे पास तो तुम लोग मुझे बता सकते हो ना। अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से ही है। ठीक है, आपको अगर याद हो अनअकैडमी मैंने एक क्लास ली थी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन की, तो वहीं से ये सवाल डायरेक्टली पुट किया हुआ है। आप लोगों ने अगर नहीं देखी हो क्लास तो आप लोग देख लेना, बोस आइंस्टाइन वाली क्लास तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन से ही है, और यही एक लास्ट क्वेश्चन है। 2 ही सवाल आए थे जून 11 में थर्मोस्टेट से, सेक्शन सी में केवल 2 ही सवाल आए थे, है ना। सो कंसीडर एन आइडियल बोस गैस। देखो, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन उन्हीं के लिए काम करता है जो बोसॉन पार्टिकल होते हैं, जिनकी स्पिन इंटीजर होती है, या फिर ऐसे पार्टिकल जिनमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो इवन नंबर होते हैं, क्योंकि एक पार्टिकल की स्पिन हाफ होती है, तो इवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो इंटीजर स्पिन दे देंगे आपको। तो एनर्जी मोमेंटम रिलेशन से चीज़ निकल के आएगी, दैट इज़ E प्रोपोर्शनल टू P टू द पावर S। एक आपको रिलेशन दिया हुआ है और ऐसा बोला है कि जो S का वैल्यू है वो 0 से बड़ा है। द रेंज ऑफ S, आपसे पूछा है द रेंज ऑफ S। आपको स्टैटिस्टिकल मैंने डेंसिटी ऑफ स्टेट्स नाम से एक टॉपिक पढ़ाया था, वहाँ से भी ये सवाल हो जाएगा। द रेंज ऑफ S
फॉर विच, और जो लोग तैयारी करना चाहते हैं CSIR नेट की, वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9928989140। मैं आपको बता दूंगा कैसे तैयारी करनी है CSIR नेट की घर बैठे बैठे, ठीक है ना। सो फॉर विच दिस सिस्टम may undergo a Bose-Einstein condensation condensation at a non-zero temperature is, ये सवाल है। ये मैंने आपको उस क्लास में डायरेक्टली बताया भी था, है ना। तो वो सिंपल सवाल है, केवल डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कंसेप्ट से भी आप लोग कर सकते हो। ये है ऑप्शन बी। ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, है ना। तो देखो, अगर 3 डायमेंशन की बात करता हूँ मैं, तो मैंने तुम्हें शायद बताया था डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का फॉर्मूला क्या होता है। नॉर्मली पहले हम लोग जब नंबर ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ स्टेट्स जो होते हैं वो होते हैं वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस। वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ स्टेट्स कहाँ से कहाँ तक की रेंज में, 0 से P की रेंज में। मैंने आपको समझाया था वॉल्यूम ऑफ पोजीशन स्पेस मल्टीप्लाई विद द वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस। तो मोमेंटम स्पेस को हम लोग एक स्फेयर की फॉर्म में मान लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है। अब अगर आपको डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकालनी होती है ना, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो होता है किसी एक फिक्स रेंज में होता है। मतलब मोमेंटम की एक फिक्स रेंज ले लो, जैसे P से लेके P + dP ले लो, तो इस रेंज में निकलती है डेंसिटी। तो उसे बोलते हैं नॉर्मली dP एक निश्चित रेंज में। तो इसको हमको क्या करना पड़ता है, डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है P के रेस्पेक्ट में। तो 4P² dP अपॉन h3। ये 3 डायमेंशन में होता है सब कुछ, है ना, इन 3D। ये मैंने आपको समझाया स्टैटिस्टिकल में। तो यहाँ से हमारे पास एक चीज़ है, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, क्वेश्चन में एक चीज़ दी हुई बेटा कि जो एनर्जी है मोमेंटम की s पावर पर है प्रोपोर्शनल। इसका मतलब एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट ले लो कोई भी a, मल्टीप्लाई विद द P⁻s। और जहाँ पर उसने बोला है कि s जो है वो बड़ा है और a जो है वो हमने माना है कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट ले लो। तो यहाँ से हम लोग P निकाल सकते हैं। तो P बराबर कितना हो जाएगा, एनर्जी अपॉन A⁻1/s। इसी फॉर्मूले से मुझे तो यहाँ पे P² और dP चाहिए ना। तो जब मैं इसका dP निकालूंगा या P² निकालूंगा, तो जब पहले मैं P² निकालता हूँ तो P² कितना हो जाएगा, केवल इसका स्क्वायर कर देना। तो E/A और 2/s। और जब आप dP करोगे इसका, तो 1/A⁻1/s। ये तो कांस्टेंट, इसको तो बाहर निकाल लो। और जब आप E⁻1/s का करोगे तो पावर आगे आ जाएगी और 1 कम हो जाएगी, है ना। तो ये सोल्व करोगे और यहाँ पर आ जाएगा DE, क्योंकि आपने E का किया है ना डिफ्रेंशिएट, इसलिए। तो ये हो जाएगा 1/A⁻1/s मल्टीप्लाई विद द s, ठीक है, एंड E⁻1 - s/s और DE। अब ये दोनों वैल्यू मतलब P² की और dP की वैल्यू आप लोग यहाँ पुट कर दो। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आ जाएगा हमारे पास
वो भी ई की टर्म में आ जाएगा, एनर्जी की टर्म में। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन द टर्म ऑफ डी ई, तो कितना जाएगा, वी तो है ही सही, ऐसा कैसे ही, एच क्यूब वैसा का वैसा ही है, 4 पाई वैसा का वैसा ही है। अब पी स्क्वायर का वैल्यू आप लोग क्या पुट कर देंगे, ई अपॉन ए एंड 2/s, और डी ई का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1/a⁴ मल्टीप्लाई विद द s। अब सारी पावर्स को कलेक्ट कर लो, सारी पावर्स को कलेक्ट कर लो। कैसे करो कलेक्ट, देखो जो चीज़ें कांस्टेंट है वो तो वैसे 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 रहने दो। जैसे 4 पाई है, v है, ये तो कांस्टेंट है, h क्यूब है वो भी कांस्टेंट ही है। यहाँ पर a⁴ कितना है, 2/s, और a⁴ 1/s, तो a⁴ 2/s और a⁴ 1/s कितना हो गया, a⁴ 3/s। अब यहाँ पर e की पावर कितनी है, और ये s चल रहा है, वो तो बाहर ले लो s, तो यहाँ पर e की पावर 2/s इसमें ऐड हो जाएगा 1 - s/s। तो अल्टीमेटली ये सब ऐड होने के बाद में पावर्स, फाइनली जो आपका डेंसिटी ऑफ स्टेट्स बनेगा वो बनेगा 4πv/s, है ना, और e टू द पावर क्या हो जाएगा, ये मेरे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आ गया। अब हम जानते हैं अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है, यहाँ पे, यहाँ देखो नीचे आ जाओ, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स n हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर n, दैट कैन बी, ऐसे मान लेते हैं, दैट कैन बी accommodated इन ऑल द, जो कि पूरी ऊपर की एक्साइटेड स्टेट में बांटे गए हैं। मान लो एक्साइटेड स्टेट फॉर बोस-आइंस्टाइन कंडेंस। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, बोसोन पार्टिकल के लिए हम लोग ये मानते हैं कि बोसोन के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स टोटल ही होता है फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स अपॉन, फर्मियोन में प्लस आता है, बोसोन में माइनस आता है। तो ये लिखोगे तो यहाँ पर हमारे पास डी की वैल्यू पुट कर दो, 4πv/h³ और a⁴ 3/s, और इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फाइनाइट e⁴ 3 - s/s dE अपॉन, यहाँ से डिसाइड की जाएगी s की वैल्यू क्या होगी, है ना। अब बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन की एक थ्योरी होती है कि इन बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज 0, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज 0। मान लो मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 0 है, सो लिमिट ऑफ एनर्जी, सो लिमिट ऑफ एनर्जी, तो अगर मोमेंटम 0 है तो एनर्जी की लिमिट भी क्या हो जाएगी, टेंस टू 0। इसका मतलब सारे पार्टिकल जो है वो ग्राउंड स्टेट में रहेंगे। इसका एक मीनिंग होता है, अगर ऐसे मोमेंटम 0 होता है, एनर्जी टेंस टू 0 होती है, दैट इज ऑक्यूपेंसी ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल्स की ऑक्यूपेंसी जो है ना वो ग्राउंड स्टेट में, इससे नीचे पार्टिकल जाएंगे नहीं, सबसे लोएस्ट एनर्जी हो गई है, इससे नीचे पार्टिकल जाएंगे ही नहीं, सबसे नीचे वाला काम है। तो s का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर मान लो 4s = 0 पुट कर देते हैं हम लोग, तो ये जो इंटीग्रेशन है एक्सपोनेंशियल 3 - s/s है ना, अगर मैंने s को 0 कर दिया या फिर s को 1 कर दिया
इफ़ एस इज इक्वल टू 1 और ये 1 करते ही क्या हो जाएगा 3/2, तो 3 माइनस 1/1 मतलब 2 हो जाएगा। 0 पे तो कुछ वैल्यू नहीं आएगी इसकी ना, पर 1 पे आ जाएगी वैल्यू। 1 पे अगर आप करोगे तो ये एस बराबर 0 पुट करते ही तो ये तो 0 हो जाएगा और ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा ना। तुम चाहो तो करके देख लो, अगर तुमने यहाँ पर s की वैल्यू 0 कर दी मान लो, तो s की वैल्यू 0 करते ही भैया ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। 0 करते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल इनफाइनाइट मतलब ये अनडिफाइंड, ठीक है। इसलिए अगर हम s बराबर 1 पुट करते हैं तो ये इंटीग्रेशन जो है इस प्रकार से हो जाएगा सोल्व। ये डिफाइंड है, बट ये इंटीग्रल वैनिश होगा, इंटीग्रल वैनिश हो जाएगा कब, एट e बराबर 0। तो ये इंटीग्रेशन 0 हो गया। इसका मतलब ये है कि s का वैल्यू हमेशा हमें बड़ा लेना है, s का वैल्यू हमेशा बड़ा लेना है 1 से। 0 पे काम बन नहीं रहा, 1 पर काम बन नहीं रहा, क्योंकि 1 पे आप लेते हो तो इसका मतलब ग्राउंड स्टेट में बिल्कुल पार्टिकल नहीं है, क्योंकि e टेंस टू 0 पर इंटीग्रल वैनिश हो रहा है, मतलब ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 0 हो रहे हैं। तो हमें s का वैल्यू हमेशा 1 से बढ़ा लेना पड़ेगा। और अगर आपने s का वैल्यू 3 ले लिया मान लो, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी अपॉन ये हो जाएगा। और यहाँ पर भी इंटीग्रल जो है ना वो जो है वैनिश हो जाएगा एट e बराबर 0। मतलब हमें s का वैल्यू 3 नहीं ले सकते, इसलिए 3 से कम ही लेना पड़ेगा s का वैल्यू, क्योंकि इंटीग्रल को बचा के रखना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें लेके आने ग्राउंड स्टेट में। तो इसका मतलब जो रेंज हो जाएगा, सो द रेंज ऑफ s एट नॉन जीरो टेम्परेचर, सो द रेंज ऑफ s एट नॉन जीरो टेम्परेचर वो हो जाएगा इस बीच में, दैट्स इट। तो ये मैंने आपको वहाँ भी करवाया था ना, ये चीज़ हो जाती है हमारे पास। चलिए अब ये सेक्शन सी आपका ख़त्म हुआ, यहाँ पर देख लेना, अगर कोई दिक्कत हो बता देना मुझे, ठीक है ना। तो ये मेरे पास सेक्शन सी में 2 ही सवाल थे। अब करते हैं नेक्स्ट वीडियो में दिसंबर 2011 का सॉल्यूशन। बाय बाय।